नमस्कार दोस्तों, घोस्ट स्टोरीज बाय यादव जी पर मैं सूरज यादव फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। सभी पुराने सब्सक्राइबर्स को राम राम और नए व्यूअर्स को नमस्ते। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपनी आज की एक और सच्ची और डरावनी खौफनाक कहानी को। आज की कहानी मुझे भेजी है मेरे ही साड़ू भाई प्रवीण यादव जी ने, जिन्हें ये कहानी उनकी माताजी ने सुनाई और उन्होंने फिर आगे मुझे बताई। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आजकल सबसे कहानी ही पूछता रहता हूं कि अगर किसी के पास कोई भी रियल स्टोरी है तो प्लीज़ आप वो मुझ तक पहुंचाएं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही खतरनाक और रियल इंसिडेंट है जो कि किसी के साथ बीता हुआ है तो आप भी हमारे साथ इंस्टाग्राम, मेल या फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज से मैं बोलने का एक नया तरीका शुरू करने वाला हूं कि कहानी शुरू करने से पहले मैं कुछ सब्सक्राइबर्स के नाम लिया करूंगा जिनके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। वैसे पसंद तो मुझे आप सभी के कमेंट्स आते हैं और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, पर फिर भी कुछ लोगों के नाम लेना तो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे हैं हमारे भाई सागर कुमार पाल जी। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जो इतना सपोर्ट मिलता है मुझे। उसके बाद हैं संदीप कुमार जी, पार्थ कुमार चौहान जी, जहांगीर जी जो मुरादाबाद से हैं। इन्होंने कई बार रिक्वेस्ट की है, भाई आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ ऑर्डर दिया करो मेरे को। अगली हैं मीनू लूथरा जी, विभा शुक्ला जी और शीतल शुक्ला जी जो गुजरात से बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम भी मैं ऐसे ही कहानी के बीच में कहानी शुरू करने से पहले लूं तो प्लीज़ आपके मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और आप लोग मुझे ऑर्डर भी दे सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको मुझे सिर्फ रिक्वेस्ट करने की जरूरत है, आप बोलो कि सूरज भाई आप हमारा नाम लो तो मैं आपका नाम जरूर लूंगा। तो चलिए अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप लोग कुछ समझ ही गए होंगे कि कहानी किस बारे में होने वाली है। दरअसल आज की कहानी है एक प्रेग्नेंट औरत की आत्मा की। अब ये शब्द आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन हाँ ये बात सच है कि एक प्रेग्नेंट औरत की आत्मा जिसने उसके और उसके बच्चे के हत्यारे परिवार वालों, ससुराल वालों को और उसके गांव वालों तक को नहीं छोड़ा। मतलब उसका कहर इतना बढ़ गया था कि उसके परिवार वालों के साथ साथ उसने उसके गांव वालों का भी जीना हराम कर दिया था। और बताते हैं कि आज भी कभी कभी उसके घर में उसकी आत्मा देखी भी जाती है, उसके होने का एहसास भी होता है उस जगह पर और उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है। तो सुनने में तो कहानी बहुत सिंपल लग रही है कि किसी दहेज के लालची ससुराल वालों ने अपनी बहू को मार दिया और उसके बच्चे को भी मार दिया, लेकिन कहानी उतनी सिंपल है नहीं। तो कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल इसके डेप्थ तक जाना होगा। तो बात शुरू करते हैं इसकी शादी से। रेखा की शादी होती है मनोज नाम के एक लड़के से। दोनों परिवार लगभग एक जैसे ही ओहदे के, एक जैसी ही हैसियत के थे, तो उन दोनों के बीच रिश्ता हो जाता है। लेकिन होता है ना कि एक परिवार में आमदनी कम होती है और एक में होती है ज्यादा। मतलब प्रॉपर्टी तो बराबर है, लेकिन क्या है कि उस जमाने में भी और आज के जमाने में भी लोग प्रॉपर्टी को बेच के थोड़ी खाएंगे। भाई खाएंगे तो वही ना जो रोज कमाते हैं और उसी से वो अपने काम करेंगे। तो ऐसे ही था। तो रेखा के पिताजी ने जितनी उनका सामर्थ्य था उसके हिसाब से अपनी बेटी की शादी कर दी। लेकिन क्या है कि मनोज के परिवार वाले तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई उन्हें दहेज वहेज बहुत बढ़िया मिलेगा, क्योंकि भाई जमींदार टाइप आदमी ये भी हैं तो हमारे लेवल की ही शादी करेंगे, जो कि नहीं हुआ। अब उसके बाद जैसे ही बहू पहले दिन घर पहुंचती है, पहले दिन से उसको ताने शुरू हो जाते हैं कि तू क्या लेके आई है अपने साथ अपने घर से, इतना तो हमारे घर की नौकरानियों को मिल जाता है। और आप समझ सकते हो कि जो भी टोंट और ताने मिलते हैं कम दहेज लाने वाली बहू को, वो सारे उसको इन्होंने दे डाले। और कभी कभी तो यहाँ तक भी कह देते थे कि इससे तो अच्छा होता कि तू हमारे घर आने से पहले ही मर जाती। तो अब एक नई बहू को इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी तो आप सोचो कि उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन फिर भी रेखा बहुत सहनशील और समझदार लड़की, तो वो सोचती है कि चलो कोई नहीं, आज ऐसा है तो आने वाले समय में सब ठीक हो ही जाएगा। वो अपने मन को दबा के रखती है, चलो कोई बात नहीं, सास ससुर हैं यही तो कह रहे हैं, कोई बाहर वाला थोड़ी कह रहा है, और कोई बात नहीं मेरा पति मुझसे प्यार करेगा तो बस मेरे लिए वही बहुत है। इनके ताने का क्या है कि सोचूंगी कि मेरे अपने माँ बाप मुझे समझा रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं, कोई बात नहीं। ये कई बार इस बारे में बात भी करती है अपने घर पे कि पापा आपने मुझे इतना कम दहेज क्यों दिया, जिसकी वजह से देखो मेरे ससुराल वाले इतने नाराज रहते हैं। अब क्या कि उस जमाने में औरतों को इतना बोलने की आजादी नहीं होती थी, खास तौर से घर की बहुओं को। अब ना तो वो बोल सके और क्योंकि ये लड़की वाले हैं तो ना भाई ये बोल सके। तो आप समझ लो कि उस लड़की के ऊपर क्या बीत रही होगी रेखा के ऊपर। और उसका जो पति है वो भी अपने घर वालों का साथ देता था। भाई शादी तो
अब जानते कि उस टाइम कोई ऐसा खास देखना दिखाना होता नहीं था, घर वालों की पसंद से शादी हुई है तो इसमें उसका तो कोई था ही नहीं कि मेरी पसंद थी, ऐसा है वैसा है। तो वो भी कई बार टोंट मार दिया करता था कि तुझसे मेरे दोस्तों की शादी इतनी बढ़िया बढ़िया हुई है, उनको दहेज में ऐसा मिला है और मेरे कर्म में तो तू आके पड़ गई, पता नहीं मैंने ऐसा क्या पाप किया था। वो कई बार बोलती भी है कि देखो मैं आपको इतना प्यार करती हूँ, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी, बस मेरे पिताजी ने दहेज कम दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है, वो तो उनकी गलती है, आप उनसे बोलना, मैं तुझसे बोलूंगा जब भी तो तू उनसे बोलेगी जाके। तो आप मानसिकता समझ लो कि किस लेवल की मानसिकता है इनकी गिरी हुई इस पूरे के पूरे परिवार की। मतलब 1 रुपया अपना खर्च करना नहीं है और सामने वाले से 10 करोड़ रुपया ले लो, मतलब इस लेवल के कंजूस, मक्खी चूस और हरामखोर टाइप लोग हैं। अब क्या होता है कि धीरे धीरे समय बीतता है और ये लगभग 3 महीने बाद प्रेग्नेंट हो जाती है और जाकर अपने सास को बताती है कि अम्मा जी मैं पेट से हूँ और इतने दिन हो गए हैं और अब बहुत जल्दी इस घर में एक बच्चा आएगा और अब तो आप खुश है ना अम्मा जी। उस जमाने में बहुत हिचक के हर सारी बातें बताई जाती थी, तो वो ऐसे हिचकते हुए बोलती हैं। तो इतने वो सोच रही है कि अब जो रिप्लाई आएगा ना मेरी सासू माँ का, वो आएगा कि बेटा मैं बहुत खुश हूँ, अब तक जो कोई बात नहीं, दहेज वहेज क्या है, जो तू अब हमें देने वाली है वो चीज किसी हीरे से किसी जायदाद से कम नहीं है। लेकिन होता है इसका उल्टा, और वो एकदम से बोलते कि हाँ तू कौन सा ऐसा अनोखा भगवान पैदा करने वाली है, तू भी तो बच्चा ही पैदा कर रही है, इसमें कौन सी अनोखी बात है, हमारे सर पे एक और दर्दे लाके कि अब तक तो सिर्फ तुझे ही पाल रहे थे, अब उसे भी पालना पड़ेगा। तो इसे बहुत अजीब लगता है कि बताओ हद हो गई, कितनी बुरी बात है। तो वो कुछ उल्टा सुल्टा शायद बोल देती है उनसे। तो फिर ये जाके सारी बात अपने पति को बताती कि ऐसा ऐसा मैंने अम्मा जी को ये बताया कि ऐसा है। उसके बाद उन्होंने देखो मेरे को क्या क्या कहा और वो जाके रोने लगती है अपने पति के सामने। लेकिन यहाँ क्या है कि अब जब इसके पति ने सुना है कि भाई ऐसे ऐसे मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो उसका जो मन है वो थोड़ा सा हल्का हो गया है, वो पसीज गया है थोड़ा सा, और वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मम्मी की बात का बुरा मत मानो और अपने हमारे इस बच्चे का ख्याल रखो। वो सोचती है कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि बाकी सब जैसे भी हैं कि मेरा पति खुश है, और वो अब यहाँ तक कहने लगा है कि आप तुम अपना ख्याल रखना। तो वो सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, अब जो हो रहा है वो हो रहा है, आगे चल के सब एक ना एक दिन ठीक हो ही जाना है। किसी भी इंसान का जो गुस्सा है वो उसकी उम्र से बड़ा थोड़ी होता है, आगे चल के सब ओके हो जाना है। अब इस तरह की बातें रेगुलर होती थी उसके घर में। और एक दिन क्या है कि दोपहर में खाना वाना खाने के बाद बर्तन वर्तन धोने के लिए वो कुएं से पानी लेने के लिए चली जाती है। अब है वो लगभग 5 महीने की प्रेग्नेंट है, मतलब 5 महीने का बच्चा है उसके पेट में, और उसके बावजूद भी घर का सारा काम नौकरों की तरह उसे ही करना होता था। भाई पति तो सुबह काम करने के लिए चला जाता था, अब घर में है कौन, उसके ससुर जी, उसकी सास और उसकी नंद, जिसकी नई नई शादी हुई है, और वो अपने घर पे होते हैं ना, घूमने के लिए आते हैं वापस रहने के लिए, तो वैसे रहने के लिए आई हुई है। उसका जो छोटा देवर है वो भी पढ़ने के लिए बाहर गया हुआ है। तो रोज की तरह जैसे ही अपना काम करती थी वैसे ही काम कर रही है, कोई मन में कुछ नहीं, हो सकता है कुछ सोच रही है, और अपना पानी निकालने के लिए बाल्टी फेंकती है कुएं में और बाल्टी खींचने लगती है। तो क्या कि कई बाल्टी पानी इस्तेमाल होगा, तो सोचते कि एक बार ही सारा पानी भर लेती हूँ और फिर आराम से बैठ के बर्तन वगैरह धोऊंगी, सारे काम करूंगी। क्योंकि उस जमाने में अपनी जो पानी की पूर्ति करने के लिए सिर्फ कुआं ही एक साधन हुआ करता था। आजकल तो बटन दबाया पानी आ जाता है, लेकिन उस टाइम मेहनत करके वो कुएं से सारा पानी, चाहे पीने के लिए चाहे नहाने के लिए, सब काम के लिए कुएं के ऊपर ही निर्भर रहते थे लोग। तो वो कुएं से पानी निकाल रही हैं, तो कई बार हो सकता है उन्होंने 4-5 बाल्टी पानी निकाल भी लिया है। और एक बार क्या होता है कि पानी रस्सी खींचते खींचते जो रस्सी है वो उनके एक पैर में उलझ जाती है, और जब वो उस बाल्टी को वापस नीचे फेंकती है नीचे कुएं में, और उसके वेट से एक्सीडेंटली वो नीचे गिर जाती हैं कुएं के अंदर। असल में पहले क्या होता था कि कुएं के चारों साइड इतनी सेफ्टी होती नहीं थी, सिर्फ मुश्किल से 1-1 फीट की दीवार हुआ करती थी, और कोई ऐसी सेफ्टी नहीं कि उसके अंदर कोई गिरे ना। आजकल तो खैर कुएं बचे नहीं है, लेकिन फिर भी जहां तक भी कुएं हैं तो आज तो काफी ऊंची ऊंची दीवार होती है उसके साइड में, ताकि कोई इसके अंदर गिर ना जाए। अब रेखा गिर जाती है कुएं के अंदर। भाई गांव की लड़की है, तैरना तो आता है, तो वो जब तक उससे हिम्मत हुई, जब तक वो थकी नहीं, जब तक वो तैरती तैरती आवाज लगा रही है और चिल्ला रही के बचाओ बचाओ। अब घर का आंगन काफी बड़ा है, आप जानते कि पहले के जमाने में जब 30-35 साल पहले की बात हो रही है और जमींदार टाइप का घराना, तो उसका घर का आंगन भी बहुत बड़ा होगा। तो समझ लो कि उसके घर में ही आवाज रह जा रही है उसकी चिल्लाने की। अब वो चिल्ला रही है तो चिल्लाने की आवाज से उसके घर में जितने भी लोग थे, ये उसके सास ससुर और उसके नंद आते भी हैं फर्स्ट फ्लोर पे देखने के लिए कि क्या शोर हो रहा है, और कुएं की तरफ से आवाज आ रही है बचाओ बचाओ। ऐसा तो नहीं है इसने कोई सांप देख लिया या फिर कोई जानवर देख लिया हो। वो आते हैं तो देखते हैं कि आवाज आ रही है कुएं के अंदर से।
कि अम्मा जी बचाओ, मैं कुएं के अंदर गिर गई हूँ, अम्मा जी बचाओ। भाई एक तो तैरते हुए अपने आप को पानी के लेवल से ऊपर रखना, और इतने में सांस फूल जाती है इंसान की, तो जितना भी उससे लाउड हो सकता है वो उतनी तेज आवाज निकाल के बोल रही है। अब ये लोग देख ले तो एकदम से जो उसकी सास होती है वो बोलती है कि एक काम करो, जल्दी से भाग जाओ और बचाओ उसको। तो तभी इसके ससुर और इसकी जो नंद होती है वो बोलते कहाँ बचाओ उसको, अच्छा है गिर गई और भगवान करे मर जाए, मर जाएगी तो अच्छा है, हमारे सर से इसका पिंड छूटेगा और कहीं जाकर हम अपने मनोज की शादी दूसरी जगह करेंगे। और अब तो देखा है ना, अगर ये बच्चा हो जाता, अगर ये बच्चा हो गया ना, तो फिर मनोज भी कहीं दूसरी जगह शादी नहीं करेगा और ना होगी तेरी बेटी की कहीं शादी, कोई नहीं ब्याहेगा अपनी बेटी को। एक काम करो, इसे मरने देते हैं और चलो यहाँ से, हम कहीं और जाके बैठ जाते हैं, और जब आएंगे ना घर में वापस तो ये होगा कि ये लोग तो यहाँ थे और भाई एक्सीडेंटली ये मर गई कुएं में गिर के। अब पता नहीं ये लोग क्या, इनकी मति फिर गई, हो सकता है इनका मन ही ऐसा था, इतने क्रूर लोग हैं ये लोग कि ये लोग चले जाते हैं। अब कितना ही हिम्मती हो, अब 5 महीने की प्रेग्नेंट भी तो है, कितनी देर हाथ चलाएगी, हाथ पैर चलाएगी कुएं के अंदर, और धीरे धीरे करके इसकी सांस फूलती है और ये बेहोश होकर उसमें गिर जाती है कुएं में, और थोड़ी देर में ही इसकी लाश ऊपर तैर जाती है, मतलब ये मर जाती है। आते हैं 2-3 घंटे बाद सब लोग, जब तक उसकी बॉडी बुरी तरीके से फूल चुकी थी पानी से, और आके सीधे कुएं पे आते हैं, क्योंकि इन्हें तो पता था कि यहाँ इसके अंदर ये मरी हुई पाएगी हमें। और आते के साथ ही शोर, झूठे का शोर मचाते कि अरे बचाओ बचाओ, हमारी बहू गिर गई, कोई बचाओ, और दुनिया भर का रोना मचा देती हैं इसकी सास और इसकी जो नंद है। अब बचाओ किसको, मरे हुए आदमी को क्या बचाएगा इंसान। गांव वाले आते हैं, अंदर कूदते हैं कुछ लोग, उसको निकालते हैं। अब देखते हैं तो भाई पूरी तरीके से पानी से फूल चुकी है बॉडी, दबाते हैं पेट वेट, लेकिन उसके अंदर सांस हो तो बाहर आए, अब वो मर चुकी है। जब गांव वाले बोलते हैं भाई ये तो मर गई, आप लोग कहाँ थे, तो वो बताते हैं कि हम तो वहाँ उनके साथ बैठे हुए थे और घर में काम कर रही थी रोज की तरह, शायद इसका पैर वैर फंस के हो सकता है, पता नहीं कैसे गिर गई, क्या बात हो गई, अब क्या करें, हमारी तो हमारी बहू, हमारा बच्चा, बताओ। वो झूठे का रोना करना लगते हैं। अब खबर तो देनी पड़ेगी इसके परिवार वालों को भी। तो गांव में उस समय किसी इंसान को भेजा जाता था कि पड़ोस के गांव में जाके बताया हो कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो किसी इंसान को इस गांव से भेजा जाता है जो कि इसके रेखा के परिवार वालों, मतलब रेखा के मम्मी पापा और भाई और बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको जाके बताता कि ऐसे ऐसे आपकी बेटी कुएं में गिर के मर गई है और आप लोग जल्दी चलो। ये सब लोग आते हैं रोते पीटते हुए। अब वहां पर जब भाई इन्होंने तो पहले ही अपनी भूमिका बांध रखी है ना, कि जैसे ही सब लोग के सामने ये बात आएगी तो सब लोग पहले ही बता देंगे कि भाई ये साहब तो हमारे साथ बैठे थे वहां पर, ये बहन जी हमारे साथ बैठी थी और ऐसा ऐसा हो गया पीछे से। अब कुएं में, क्योंकि कुएं की सिक्योरिटी कम होती थी, तो कुएं में गिरने की कोई घटना ये बहुत बड़ी बात है भी नहीं दुनिया वालों की नजरों में, लेकिन फिर भी जो है रेखा के भाई को हजम नहीं होती ये बात। बोला नहीं, मेरी बहन को तो तैरना भी आता था, वो ऐसे कैसे एकदम से मर गई, बहुत देर तक वो ही हुई होगी, तैरी होगी, चिल्लाई होगी, जानबूझ के तुम लोगों ने नहीं बचाया उसे। मैं जानता हूँ, मेरी बहन मेरे से बोला करती थी कि दहेज के चक्कर में मेरे से इस घर में भेदभाव होता है। वो खूब चिल्लम चिल्ली करता है लड़का, भाई जिसकी बहन मरी है वो तो ऐसा चिल्लाएगा ही, रोएगा ही। सब उसको शांत करते हैं, बोले बेटा ऐसा कुछ नहीं है, देखो ये तो भगवान की मर्जी थी और ऐसा हो गया। होता ना कि गांव में सब सेटल हो जाता है, सब लोग समझा देते हैं, उसके बाद अंतिम क्रियाक्रम की उसकी रस्म पूरी करी जाती है। उसको जाके उसके पति के द्वारा अग्नि दी जाती है। सब कुछ होते होते शाम होने के बाद सब लोग अपने अपने घर लगभग चले जाते हैं। अब जो पंडित जी हैं शाम को जो मुख्य परिवार के सदस्य हैं उनके सबके सामने बोलते हैं कि भाई अब जो भी इनकी कर्मकांड होते हैं वो सब आपको करने होंगे। इनकी आत्मा की शांति के लिए आपको एक पूजा रखवानी होगी। भाई इनकी कल परसों आपको गंगा जी में जाके इनकी अस्थियां प्रवाहित करनी होंगी। तो जो इसके रेखा के ससुर जी हैं वो बोलते हैं हाँ हाँ पंडित जी, ज़्यादा आप ज्ञान मत झाड़ो, हम अपने आप कर लेंगे। एग्जैक्ट यही शब्द उनके जो कि कहानी के माध्यम से होते होते मुझ तक आए। तो ठीक है भाई, आप अपने आप कर लेना। और पंडित जी भी चले जाते हैं। सब लोग घर के, अब रेखा के घर वाले भी अपने घर की तरफ चले जाते हैं। भाई अब यहाँ क्या करें वो लोग, तो जो भी फॉर्मेलिटीज उनकी होती होंगी उनको पूरा करके वो लोग अपने घर चले जाते हैं। और यहाँ जहाँ इनको सारी पूजा पाठ और उसकी अस्थि विसर्जन ठीक से करना था, ये लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हुए, मतलब जहां गंगा जी में इसकी अस्थियां प्रवाहित करनी थी वो पास की ही किसी नदी में डालाते हैं जाके। बोला अब क्या वो आने वाली है देखने के लिए कि कहाँ उसकी अस्थियों को डाला। होते ना कुछ ऐसी मेंटालिटी के लोग, और वो जाके वहीं डाले आते हैं। और ना ही कोई तेरवी, ना ही कोई पूजा पाठ, कुछ नहीं करवाते घर में। अब कई लोगों का तो बताना है कि शायद यही उनसे गलती हो गई थी जिसकी वजह से रेखा की आत्मा ने उनका जीना हराम कर दिया। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि उसने जो जीना हराम करा
वो सिर्फ इस वजह से नहीं था कि सिर्फ पूजा पाठ नहीं हुआ या जो भी प्रक्रिया होनी चाहिए थी उसके मरने के बाद वो पूरी नहीं की गई, बल्कि वो इसलिए था कि इनडायरेक्टली इन लोगों ने उसका मर्डर किया था। भाई आपके सामने कोई गिर रहा है कुएं में, आपका परिवार का मेंबर, और वो चिल्ला रहा है आपके सामने, बोल रहा है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, और आप वहां से खिसक लेते हो और अच्छा है कि मर जाएगी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो कि आप चाहते हो वो मर जाए, तो वो इनडायरेक्टली एक मर्डर ही हुआ। अब उसके मरने के सिर्फ कुछ दिन बाद ही आप समझ लो कि इन लोगों की प्लानिंग हो गई है शुरू के। अब भाई जो लोग कहते थे ना कि भाई तुम तो ठग लिए गए हो और तुम्हारा रिश्ता तो हम करवाएंगे, अब ये उनसे मेलजोल बढ़ा रहे हैं ताकि रिश्ता करवाएं किसी बड़े घर में हमारे बेटे मनोज का। तो ऐसा ही होता ना कि बैठे बैठे जैसे भाई इस घर में ऐसा हुआ है तो 4 लोग बैठने के लिए आ जाते हैं, तो उस तरह का कोई आदमी भी आ जाता है, बोलता भाई बाबूजी आप बुरा ना मानो तो मैं आपको एक बात बोलूं कि अब आपका बेटा मनोज कब तक अकेला रहेगा, आप एक काम करो इसकी दूसरी शादी कर लो। अभी 13 दिन भी नहीं बीते हैं उसको मरे हुए और घर में इनके बेटे मनोज की दूसरी शादी की बात भी होने लग रही है। समझ लो कैसे गिरे हुए लोग हैं ये, जो कि इन्होंने एक बार भी नहीं बोला, बल्कि ये तो खुद चाहते थे कैसी बात हो कि यार कैसी बात कर रहे हो, अभी अभी तो हमारी बहू मरी है, अब ये बातें होने लग रही हैं घर में। अब इसे इत्तेफाक समझ लो कि उसी रात से इनके घर में कुछ ना कुछ इनको फील होने लग जाता है। जैसे कि क्या होता है कि जो मनोज है इसका हस्बैंड, वो अपने कमरे में हमेशा की तरह लेटता है। सब लोग भाई दिन भर थोड़ी आंगन में बैठे रहेंगे, शोक मनाते रहेंगे रात भर, तो सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जो भी अगल बगल वाले चाचा ताऊ हैं वो भी अपने घर चले जाते हैं। अब रात को क्या होता है, मनोज सो रहा है, अब भाई बीवी है नहीं तो अकेला ही सोएगा अपने कमरे में, अकेला सो रहा है, तो उसे एहसास हो रहा है, होगा सोते सोते टाइम हो गया थोड़ा सा, तो उसे एहसास हो रहा है कि उसके ऊपर किसी ने पीछे से हाथ रखा है। जैसे कोई करवट लेके लेटा हुआ है, मनोज करवट लेके लेटा है एक तरफ को और पीछे से उसके ऊपर हाथ रखा है रेखा ने। तो एकदम से शक पका के मुड़ता है पीछे की तरफ। भाई चाहे बीवी थी लेकिन वो मर चुकी है, तो भूत प्रेत आत्मा इन सब से तो सबको ही डर लगता है। वो एक बार को डर जाता है कि कौन उसे लगता है हो सकता है मैं सपना वपना देख रहा था। फिर सो जाता है, वो लेटने की कोशिश कर रहा है। अब जिसके साथ ऐसा कि थोड़ा सा भी आपके साथ ऐसा हो ना कि आपको ऐसा लगा कि आपके घर में एक बिल्ली भी गई एकदम से जिसको आपने ठीक से नहीं देखा, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या गया। जब तक उसके बारे में पूरा पता ना चल जाए तो इंसान को नींद नहीं आती कहीं भी। तो वो लेटा हुआ है तो उसको फील होता है, आंखें खुली हुई हैं अभी उसकी, उसको फील होता है कि जो ड्रेसिंग टेबल था उस लड़की का, देखो उस ज़माने में भी ड्रेसिंग टेबल दिया उसके पिताजी ने, फिर भी इनका पेट नहीं भरा। तो जो उसका ड्रेसिंग टेबल था उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि कोई अपना सामान निकाल रहा है, और ड्रेसिंग टेबल जो है उसका गेट खुला नहीं है, मतलब दरवाज़ा उसका खुला नहीं है। तो उसे लगता है कि हो सकता है इसके अंदर कोई चूहा हुआ घुस गया है। वो उसका गेट खोलता है, अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं, कुछ हो तो चूहा है था ही नहीं उसके अंदर। वो गेट बंद करता है, तो गेट बंद करने के बाद जो शीशा है उसमें उसे ऐसा लगता है कि उसने अपने साथ अपनी मरी हुई बीवी को देखा, उसी हालत में जिस हालत में वो मरी थी, मतलब शरीर फूला हुआ। भाई पेट तो उसका निकला ही होगा कि थोड़ी प्रेग्नेंट थी वो 5 महीने की, और पानी से फूला हुआ चेहरा उसका। वो देखता है और एकदम तेज से चीखता है। और कमाल की बात तो क्या है कि उसकी चीख घर में किसी ने नहीं सुनी। शायद उसके हलक से वो आवाज़ निकली नहीं, वो पूरी कोशिश करता है चिल्लाने की, लेकिन शायद उसकी आवाज़ घर में किसी को सुनाई नहीं देती है। वो भगा भगा जाता है नीचे, अपनी माँ को बताता है कि ऐसे ऐसे वो मैंने अभी रेखा को देखा। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि इतना पागल मत हो, वो मर गई है, उसके प्यार में बावड़ा मत हो जा। तो बोलता है पिताजी मैं कोई प्यार व्यार में पागल नहीं हो रहा हूँ, मैंने उसकी मरा हुआ चेहरा देखा, जिस हालत में वो मरी थी उसी हालत में दिखाई दी है मुझे, और उसने मेरे कंधे पे हाथ रखे मुझे पलटा भी था इस तरफ को। तो इसकी जो सास है वो थोड़ा सा इसकी बात पे विश्वास करती है। तो बोला एक बेटा एक काम कर, तो आज रात को इधर ही सो जा नीचे, तू अपने कमरे में ऊपर कहाँ सोएगा, इधर ही सो जा आज। अब रात को सब लोग ये लोग सोने में हैं, सोने लग रहे हैं मतलब। अब सोते सोते रात को टॉयलेट करने के बहाने, पानी की प्यास के बहाने आँख खुलती है इसकी मम्मी की, मनोज की। अब ये उठती हैं तो घर में एक तो बाहर वाला बरामदा हो गया जहाँ पे कुआं था, एक होता है घर के अंदर वाला बरामदा, तो उसके अंदर बरामदे के अंदर मटका रखा हुआ था, तो उससे पानी लेने के लिए जाती हैं रात को पीने के लिए। तो इन्हें ऐसा लगता है कि घर में वो ही रेखा
भाई 5 महीने की प्रेग्नेंट औरत कैसे दिखती है? दूर से उसके सिर्फ परछाई दिख रही है कि वो इधर से जा रही है, बाहर गेट खुला हुआ है और कुएं की तरफ जा रही है। कुएं की तरफ जाती है और जाके उसमें छलांग लगा देती है और उसके चीखने की आवाज़ आ रही है कि बचाओ बचाओ अम्मा, मुझे बचाओ। ये बहुत तेज़ की भागती है मनोज की मम्मी अंदर और जाके किसी से कुछ नहीं बोलती और पूरी रात ऐसे ही डर के मारे लेटी रहती है। अब इसने अपनी आँख से देखा है कि कोई परछाई गई है और वो परछाई बिल्कुल रेखा की तरह दिख रही थी और वो छपाक से पानी में कूदती है और सेम आवाज़ जो इन्होंने उस टाइम सुनी थी वो सेम आवाज़ इसके कानों में लेटने के बाद भी अंदर तक इसके कानों में आ रही है। पूरी रात हो जाती है ऐसा होते होते और सुबह उठते उठते क्या होता है कि मतलब रेखा की सास को बुखार हो जाता है बहुत बुरी तरीके से। तो भाई बुखार होना कोई ऐसी बहुत बड़ी बात तो है नहीं, वैद्य जी वगैरह को डॉक्टर को दिखाते हैं कि हाँ दवाई है, बुखार हो गया है तो दवाई से ठीक हो जाएंगी। अब इस दौरान क्या था कि उस कुएं के आसपास अगर कोई भी जाता था तो उसको रेखा अंदर खींचने की कोशिश करा करती थी। मतलब जैसे कि एक बार क्या हुआ कि अगल बगल के बच्चे क्रिकेट वगैरह तो आप जानते हैं कि पहले से ही शौक है हमारे इंडिया में खेलने का, गिल्ली डंडा खेलने का। तो गिल्ली डंडा खेलते खेलते किसी की गिल्ली आ गई इस तरफ। गिल्ली डंडा तो आप लोग समझते हैं ना कि एक छोटी सी लकड़ी के टुकड़े को बड़ी लकड़ी के टुकड़े से मारकर और दूर मारा जाता है। मैंने तो बचपन में बहुत खेला है। तो बच्चों एक गिल्ली डंडा खेलते खेलते उनकी गिल्ली आ जाती है इस कुएं के पास। अब क्या होता है कि जिस घर में ऐसी कहानी बीती है तो उसके बारे में 100 तरह की कहानियां बन जाती हैं कि इस कुएं में अब इनकी बहू की आत्मा है, बच्चे उस तरफ मत जाना और वो कुआं सही नहीं है। लेकिन बच्चे जो होते हैं वो कहाँ मानते हैं किसी की। अब गिल्ली उस तरफ चली गई है तो बहाने से आवाज़ लगा के बोलते हैं कि अम्मा या अंकल जी हम अपनी गिल्ली उठा लें वहाँ से। तो बोला हाँ उठाओ और सीधे निकल जाना, ज़्यादा वहाँ घूमने फिरना मत। अब जाके एक बच्चा जाता है और गिल्ली उठाने के लिए। अब उसके मन में तो कीड़ा घूम रहा है ना कि सब लोग बोलते हैं कि इस कुएं में जो यहाँ जो आंटी जी अभी मरी है उनकी आत्मा है। एक बार क्या करता हूँ झांक के देखता हूँ इसमें। तो दिन दहाड़े दोपहर के समय जिस टाइम उसकी मौत हुई थी बिल्कुल एग्जैक्ट शायद वही टाइम हो रहा है। ये बच्चा 10-12 साल का झांकता है उसके अंदर और अंदर से उसे एक औरत दिखाई देती है और वो औरत एकदम से ऐसे करती है आजा। तो बच्चा डर जाता है बुरी तरीके से और उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसको जिस कुएं में झांक के देख रहा था कि उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसको अंदर खींचने की पूरी ताकत लगा दी है। वो बच्चा एकदम से चिल्लाता है मैं गिरा और वो गिर भी जाता है उसके अंदर। लेकिन क्योंकि बाकी बच्चे भी देख रहे थे दूर से कि वो बच्चा वहाँ से गिल्ली लेने के लिए गया और कुएं में झांक रहा है तो एकदम से शोर मच जाता है और सब लोग मिलके गांव वाले उस बच्चे को निकाल लेते हैं। बच्चे के माँ बाप उसको बहुत डांटते वाटते होंगे कि भाई तेरे से जब मना करा था कि इस कुएं में नहीं झांकना है तो ऐसा क्यों कर रहा है। बच्चे से पूछा जाता तो बच्चा बताता कि मुझे एक आंटी जी दिखाई दी इसके अंदर, वो चाची जो थी जो ये मनोज चाचा की वाइफ थी ये दिखाई दी मुझे और पहले तो उन्होंने मुझे डराया और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे अंदर खींच रही हैं। अब छोटा बच्चा है लेकिन बच्चा तो भगवान का रूप होता है, बच्चा थोड़ी झूठ बोलेगा। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि भाई बच्चा है शैतानी में अपनी वो छुपाने के चक्कर में कि गिल्ली विल्ली के चक्कर में गया होगा और कुछ पानी से छेड़ाखानी कर रहा होगा, खेल रहा होगा कुएं में पानी वानी वो बाल्टी डाल के। हो सकता है बच्चा झूठ भी बोल सकता है। तो कई लोग उसकी बात विश्वास भी कर लेते हैं और कई लोग इसको बचपने वाली हरकत छोड़ के भूल जाते हैं। लेकिन उसकी जो माँ होती है बच्चे की वो इनको आके बोलती है कि आप ना अपने घर में कोई पूजा पाठ करवाओ, आपकी बहू की आत्मा आज भी इस कुएं के अंदर ही है और वो देखना किसी को नहीं छोड़ेगी। वो पता नहीं ऊपर वाला उसकी ज़बान से सब शब्द निकलवाता है या फिर उसके मन में कुछ ऐसा रहा होगा। तो जो मनोज के घर वाले होते हैं वो बोलते हैं हाँ हाँ कुछ करवाएंगे, आप एक काम करो, इधर हमने कौन सा किसी को बुलाया था, कोई आया मत करो इस तरफ। और अब जब ये बात सामने वाली किसी पड़ोसन ने ये बोल दिया है कि तुम्हारी बहू की आत्मा इस कुएं के अंदर है और वो किसी को नहीं छोड़ेगी, तो भाई डर तो सबके दिल में बैठ ही जाता है कि ऐसा तो नहीं कि सही में उसकी आत्मा जो हम रात को देखते हैं तो वो सही में उसकी आत्मा ही तो नहीं है। और मन में इनको डर है कि हमने जो उसके साथ किया है अब वो हमें छोड़ेगी नहीं। चाहे ऊपर से लोग कितना ही बन के दिखाते हैं कि हम लोग कितने निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमें दुख है उसके मरने का, लेकिन सच्चाई तो ये भी जानते हैं और जो मरी है सच्चाई वो भी जानती है। अब क्या होता है कि तबीयत ठीक हो जाती है उसकी अम्मा की, मनोज की,
और वो रिश्ते की बात होने लग जाती है। एक बड़े परिवार से रिश्ता आता है और सब सेटलमेंट हो जाता है कि एक काम करते हैं अब इसी घर में रिश्ता होना है, और उनके बराबरी के लेवल के हिसाब से लोग खर्चा पर्चा करने लगते हैं। अब जानते ना कि बड़े घर से रिश्ता आया है तो उसके लेवल में अपने आप को दिखाने के लिए भी भाई पैसा तो खर्च होता ही है। अब वही होती है इनको टेंशन। अब इतना जो ऐसे लोग हैं ये, इनको टेंशन हो रही है कि भाई इतना पैसा खर्च हो रहा है, और दिमाग में है कि किसी तरीके से कुछ भी कर करा के बस शादी हो जाए हमारे बेटे की इस घर में। अब क्या है कि इसी दौरान भाई तबीयत तो थोड़ी थोड़ी खराब थी मनोज की मम्मी की, भाई पूरी तरीके से वो ठीक नहीं हुए। वो बुखार जो हुआ था उन्हें कमजोरी रहा करती थी। उन्हें क्या होता है, रात को एक दिन सपना आता है और सपने में उन्हें उनकी बहू बोलती है कि जिस तरीके से तड़प तड़प के मैं मरी हूं ना, उस तरीके से तड़प तड़प के मरेगा इस घर का एक एक शख्स, और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इस घर को क्या, मैं इस गांव को शमशान बना दूंगी। मुझे और मेरे बच्चे को मारा ना तुमने, देखना कोई नहीं बचेगा। ये सपना वो देख ही रही होती हैं कि जब वो उठती हैं चौंक कर, तो वो जब अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करती हैं तो वो पाती हैं कि उनके शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा है। शरीर का आधे हिस्से में मार जाता है लकवा, पैरालिसिस। आधा मुंह टेढ़ा हो जाता है, लेफ्ट साइड वाला हाथ काम नहीं कर रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है। बताती है, जगाती है अपने हस्बैंड को कि क्योंकि जबान भी नहीं चल पा रही है, जबान भी लकवा मार जाती है जब किसी इंसान को आधा शरीर होता है तो ऐसा। और वो उठते के साथ जितनी भी उनकी जबान में ताकत थी, सबसे पहले सपने के बारे में बताती हैं कि मुझे रात को सपना आया है और उस सपने के बाद ही देखो मेरा क्या हाल हो गया है। तुम सब लोग एक काम करो, किसी तांत्रिक किसी बाबा के पास जाओ, वरना मैं बता रही हूँ वो छोड़ेगी नहीं। अब क्या है ना कि तांत्रिक बाबा वाली बात, पैसा लगेगा भाई इसमें तो, और इस पैसा लगा के इनको कोई खास फायदा है नहीं। तो इसका जो पति है, मतलब मनोज के जो पिताजी हैं, वो इस बात पे वो नहीं करते। बोला हाँ पहले तेरा इलाज देखें या तांत्रिक के पास जाएं, और वो दिखाते हैं वैद को जाके, और कोई खास आराम होता नहीं है। ये खबर पहुंचती है जहां रिश्ता होने वाला था, तो भाई वो लोग भी करते हैं कि एक काम करो, अभी शादी करना इतनी खास जरूरी है भी नहीं, शादी को थोड़ा सा टाल देते हैं। शादी थोड़ी टल जाती है। जब भी क्या होता है कि जो मनोज की बहन है सुशीला, वो अपनी मम्मी की खबर सुनते के साथ ही तुरंत दौड़ी चली आती है कि उसकी मम्मी को पैरालिसिस हो गया है, और वो देखने के लिए अपने ससुराल से तुरंत ही अगले दिन ही पहुंच जाती है यहाँ देखने के लिए। और जब वो आती है तो पता चलता है कि वो भी 3-4 महीने से प्रेग्नेंट है। मतलब जब से वो गई थी उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, और लगभग 3-4 महीने का बच्चा है उसके पेट में। अब एक तरफ तो ये दुख है, लेकिन एक तरफ थोड़ी खुशी की बात है, चलो भाई बेटी प्रेग्नेंट है और आगे चल के इसका परिवार बढ़ेगा। तो इसकी माँ जो होती है वो इसको जितनी भी आवाज़ में वो बता सकती हैं, क्योंकि उनको भाई उनका चेहरे पर भी लकवा मारा हुआ है और जीभ भी हल्की सी लड़खड़ाती है बोलते हुए। तो बोलती हैं कि बेटा ऐसा ऐसा हो रहा है इस घर में, और एक काम कर, तू यहाँ मत रुक, तू चली जा, वरना मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ भी कुछ गलत हो सकता है कि सपने में आकर पहले से ही रेखा की आत्मा ने इसको सब बता दिया था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली किसी को भी, और इसे तो पता था कि उस दिन ये भी शामिल थी उसके मरने में। तो आज रात को ही फिर से क्या होता है कि अभी तक इसको इतना नहीं पता है, इसको सुशीला को, मतलब जो मनोज की बहन है, कि ऐसा ऐसा वो दिखती है रात को और कुएं में से ऐसी आवाज़ आती है। उसको ज़्यादा इस बारे में जानकारी नहीं है। जितना भी उसकी माँ उसको बताती है सिर्फ उतना ही पता होता है कि बेटा उस कुएं की तरफ मत जाना, लोग बताते हैं। और हमें भी ऐसा लगता है कि शायद रेखा की आत्मा भटक रही है और वो उस कुएं में कैद है, तो वो समझ जाती कि उस तरफ मेरे को नहीं जाना है। लेकिन क्या होता है कि आज रात को सोने के बाद ये अपनी मम्मी के पास ही लेटी हुई है, और इसको रात को इतना बुरा दर्द होता है पेट में कि जैसे इसके पेट को कोई दबा रहा हो ऊपर से। अब ये बहुत तेज चिल्लाती है कि अम्मा मुझे बचाओ, अम्मा मुझे बचाओ, मुझे लग रहा है कि मेरा पेट बहुत बुरी तरीके से कोई दबा रहा है, अम्मा मुझे बचाओ। और सब लोग उठकर उसे डॉक्टर के पास, वैद्य जो कुछ भी उस समय अवेलेबल होगा उसको लेके आते हैं, फिर लेके जाते हैं उसके पास, और वो बताता कि इसका बच्चा जो है वो खराब हो गया, इसका मिसकैरेज हो गया है। अब इसकी माँ को तुरंत यकीन हो जाता है कि जो रेखा की आत्मा है वो अपना बदला लिए बिना नहीं छोड़ेगी, और ये उसी का काम है। वो अपने पति को जैसी भी आवाज़ में बोल सकती है, फिर बोलती है कि तुम किसी बाबा, किसी साधु, किसी तांत्रिक को बुलाओ, जब जाकर कहीं हमें इससे छुटकारा मिलेगा, वरना ये मेरे पूरे परिवार का नाश कर देगी। वो किसी को बुला के भी लेके आते हैं। इतनी जब हो जाती है बात, भाई बेटी के साथ ऐसा हो गया, बीवी को पैरालिसिस हो रखा है, तो किसी को बुला के लेके आते हैं। एक तांत्रिक को बुलाया जाता है, वो बैठ के घर में पूजा पाठ करता है
और बताता कि हाँ, इस घर में एक आत्मा घूम रही है जो कि बदला चाहती है अपना। तो बताओ ऐसा क्या हुआ था इस घर में उसके साथ। अपने आप कबूल कर लोगे तो शायद मेरे लिए आसानी हो जाएगी। भाई तुम मुझे तो पैसे दे रहे हो, तुम बता दो अगर तुमने कुछ गलत करा है तो। अब ये लोग क्या है कि किसी पे विश्वास ना करते हुए कुछ नहीं बताते। बोलो हमें क्या पता क्या ऐसा है, वो तो पानी में डूब के मर गई थी, इसमें हमारा क्या लेना देना है। तो बोला ठीक है, मैं कुछ इंतजाम कर देता हूँ। अब वो क्या करता है कि उस कुएं को बांध देता है। बांध देने का मतलब किसी धागे से, किसी मंत्र से उस कुएं को अभिमंत्रित कर देता है और बोलता है कि जब तक कोई इस कुएं की तरफ नहीं जाएगा, मतलब इस कुएं की चार दीवारी को नहीं छुएगा, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। लेकिन जैसे ही किसी ने इसका पानी इस्तेमाल करा तो सोच लेना वो फिर से अपना तांडव दिखाना शुरू कर देगी। तो सब लोग बिल्कुल एकदम केयर फ्री हो जाते हैं जब से वो तांत्रिक बाबा चला जाता है बता के कि अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसा होता भी है कि जिस दिन से वो बाबा गया है उसी दिन से घर में ना तो वो घूमती हुई दिखाई दे रही है घर में किसी को, मतलब वो किसी को भी दिखाई दे जाती थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ घर वालों को, उस कुएं के आसपास कई बार, जैसे और लोगों के भी एक मंजिल के घर हुआ करते थे, 2 मंजिल के, तो वहां से कोई देख रहा है तो दिखता था कि हाँ कि कोई परछाई सी आई है और वो पानी में कुएं में कूद गई है। कई बार लोगों ने देखा और कई बार इनके घर वालों से बोला भी। लेकिन अब जब से वो बाबा गया है, जब से ऐसी कोई बात नहीं हो रही है और लगता है कि चलो अब सब नॉर्मल हो गया है। और 1-2 महीने की बात होती है, वहाँ इनकी बेटी भी नॉर्मल हो जाती है। भाई मिसकैरेज जो हुआ था फिजिकली और मेंटली वो शायद ठीक हो जाती है। और अब जो शादी की बात जो रुक गई थी, अब शादी की बात वापस शुरू होने लग जाती है, क्योंकि इसकी मम्मी जो थी मनोज की, उसकी भी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक होने लग रही है। मतलब जहाँ उनकी ज़बान बिल्कुल लड़खड़ाती थी, बिल्कुल नहीं बोल पाती थी, अब कम से कम उन्होंने बोलना ठीक से शुरू कर दिया है। तो शादी की बात शुरू होती है फिर से। और मनोज और उसका भाई, जिन 2 लोगों का रिश्ता आया है, दरअसल जिस सामने वाले घर से रिश्ता आया है वहां से 2 लड़कियों का रिश्ता आया है। तो इन लोगों का भी ठीक था कि एक ही घर में दोनों बेटों की शादी कर देंगे और जितना भी होगा मैक्सिमम दहेज में मिलेगा वहां से। तो मनोज क्या होता है कि उस जमाने में भी लोग, जैसे आजकल तो क्या है कि रिश्ता पक्का हुआ तो कहीं से फ़ोन नंबर का जुगाड़ करके फ़ोन कर लेते हैं। तो उस टाइम भी मनोज क्या है कि भाई अब शादी होने वाली है तो चलो एक बार क्या करता हूँ, चुपके से अपने होने वाली बीवी को देख आता हूँ, और अगर कहीं मौका मिलेगा तो बात भी कर लेंगे। तो उसका भाई और वो दोनों चले जाते हैं उस गांव में और कहीं किसी तरीके से मिल आते हैं जाके उनसे। और ये बात लग जाती है उसकी बीवी को बहुत ज़्यादा बुरी, रेखा की आत्मा को। और ये बात पता कैसे चली कि उसको ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि उसे ये तो कन्फर्म था कि भाई मेरा पति इसमें शामिल नहीं है। ये आपको बाद में पता चलेगा कि उसे ये बात लोगों को कैसे पता चली कि भाई उसे बुरा लगा। तो आता है मिलके शाम को और वो अलग ही मूड में था, तो शायद इस बात को 1% उसके दिमाग से बात निकल जाती है कि इस कुएं के पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और वो क्या करता है, तुरंत बाल्टी फेंकता है और पानी खींच लेता है, उसमें से पानी खींच लेता है। और उसके बाद उस कुएं के आसपास पानी हाथ पैर धोने के बाद, मुंह धोने के बाद उसका भाई चला जाता है अंदर। उसे ऐसा लगता है कि उस कुएं के चारों तरफ बहुत सारे भेड़िए खड़े हैं और वो भेड़िए उसको मारने के लिए, उसको काटने के लिए, उसको झपटने के लिए उसकी तरफ आ रहे हैं। और वो वहाँ जो कुछ भी लकड़ी, जो कुछ भी पत्थर है वो फेंक रहा है घर की तरफ, क्योंकि उसे तो ऐसा लग रहा है कि वो भेड़ियों को मार रहा है और भेड़ियों को भगा रहा है। और काफ़ी देर हो जाती है जब 1-2 जगह पत्थर और कहीं लकड़ी लगती है घर में जाकर, तो उसका भाई और उसके पिताजी बाहर आते हैं और देखते हैं कि ये ऐसे हरकत कर रहा है ऐसे कोई पागल इंसान कर रहा हो। उसको आवाज़ लगाते कि मनोज ये क्या कर रहा है तू। तो मनोज बोलता है देख कितने सारे सिंह आ रहे हैं, मैं इन सबको मार दूंगा वरना ये मुझे मार देंगे। और वो बोलते 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 थोड़ा पीछे हटते हटते उस कुएं में गिर जाता है। कुएं से उसको निकाला जाता है क्योंकि सब सामने ही है। कुएं से तुरंत उसका भाई कूद के उसको निकाल लेता है, उसके पिताजी और अगल बगल के लोग, और बताते हैं कि वो मेंटली इनस्टेबल हो जाता है। मतलब आप समझ लो कि वो जब उसे बाहर निकाला जाता है तो वो पूरी तरीके से पागल हो चुका है। मतलब उसके जीने मरने का कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन भर बस वो ऊट पटांग चीज़ों से दिखती रहती हैं। अब इसके पीछे भी शायद रेखा की आत्मा का ही हाथ था, क्योंकि वो तांत्रिक बोल के गया था कि इस कुएं के पानी का इस्तेमाल अगर किसी ने कर लिया तो उसके बाद उसे कोई नहीं रोक पाएगा। और वो उस टाइम ये बात बताता है कि जब तक इसे 11 मौत नहीं मिल जाएंगी इस कुएं के अंदर, मतलब 11 बॉडीज नहीं मिल जाएंगी, 11 लोगों को वो मार नहीं देगी, जब तक वो अब शांत नहीं बैठेगी। अब वो 11 लोग कोई भी हो सकते हैं।
अब देखो कि घर का नाश कैसे होता है कि माँ को पैरालिसिस हो गया, बाप बचा है बस, बहन का मिसकैरेज हो गया, छोटे भाई का कोई लेना देना था ही नहीं। तो अभी तक शायद इसीलिए रेखा की आत्मा ने उसके देवर को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाई थी। तो जब अब उसकी आत्मा फ्री हो चुकी है तो उसने क्या है कि घर में अलग तरह का तांडव मचाना शुरू कर दिया है। फिर से एक बाबा को बुलाया जाता है, वो फिर से घर में हवन पवन हो रहा है और हवन होने के दौरान, हवन पूजा तांत्रिक क्रिया आप कुछ भी कह लो, उसके दौरान उसके पागल पति मनोज के अंदर आती है उसकी आत्मा, और वो जिस रूप में आती है वो सबको डरा देती है। और वो बहुत चीख चीख के बोलती है कि जिस तरीके से तुम लोगों ने मुझे मरने दिया, अब तुम्हें भी उस तरीके से कोई नहीं बचाएगा। तुमने सबने मुझे मिलके मारा ना, और ये जो जा रहा था दूसरी शादी करने के लिए, दूसरी शादी क्या, मैं तुझे इस जीवन में ही नहीं छोड़ूंगी, अब तू मेरे साथ जाएगा। और उसके सामने कुछ पड़ी हुई चीज़ से उसका जो बेटा है, दरअसल जिसके अंदर रेखा समाई हुई है, वो कुछ उठाकर अपने पिताजी के सर पे मार देता है, मतलब मनोज के पापा के सर पे मार देता है और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और वहीं जो मनोज है वो कूदकर चला जाता है कुएं के अंदर। 1 सेकंड, मतलब 1 फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है उसको वहां से छुटाने में। और क्योंकि उसके अंदर इतनी शक्ति आ रखी थी कि जो लोग 1-2 लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर भी रहे थे, उनको झटक के वो तुरंत कुएं में चला जाता है। अब क्या है कि नॉर्मल इंसान हो तो उसको भागे, कोई कूदे भी उसको बचाने के लिए। अब जिसको लग रहा है कि यार ये यहीं हमें पटक पटक के मार रहा था, हमें झटका दे के भाग गया एकदम से, अगर हम कूदे तो ऐसा ना वो हमें भी दबा ले। और सामने जब उसकी आत्मा का जो तांडव देखा उन लोगों ने, जब वो उनके ऊपर हावी हो गई थी मनोज के ऊपर, तो सब लोग, कोई भी नहीं कूदा उस कुएं में। तो बड़ी हिम्मत के बाद 2-4 लोग एक साथ कूदते हैं और उसको बचाते हैं निकालने के लिए, मगर जब तक वो भी मर चुका होता है। तो सोचो कि अब कोई नहीं बचा इसके घर में, सिर्फ वो लकवा मारी हुई इसकी माँ मनोज की और इसका देवर। फिर कहीं जाके कोई साधु महात्मा वहां से निकल रहे होते हैं। उसी दौरान जिस समय ये सब काम हो रहा है, आतंक हो रखा है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो रखा है वहां पर, तो वो साधु महात्मा भी निकल रहे होते हैं। वो देखते हैं, बोले बच्चा क्या हुआ, मुझे बताओ, कोई परेशानी है तो सारी कहानी उन्हें वो तांत्रिक जो बाबा वाबा जो होता है भाई अपने उसमें समझाता है कि ऐसा ऐसा है। तो शायद ये कोई भगवान के अवतार ही थे जो इस गांव को बचाने के लिए आए थे, क्योंकि अगर ये नहीं आए होते तो जिन्होंने ये कहानी बताई असल में अपनी ज़बानी, उनका बोलना था कि इस गांव के लोग इतना डर गए थे कि शायद आसपास के घर खाली हो जाते। और उस कुएं के अंदर से जो आवाज़ आती थी और जो वो अंदर खींचने की कोशिश करा करती थी, रेगुलर टाइम पे ऐसा होता था कि उस एरिया में ही कोई नहीं जाता था। मतलब ऐसा नहीं कि उनके घर कोई नहीं जाता था, उस पूरे एरिया में कोई नहीं जाना पसंद करता था। सबको डर लगता था कि ऐसा ना हो कि गेहूं के चक्कर में घुन भी पिस जाए। तो वो बाबा जी ध्यान लगा के बैठते हैं और उसकी आत्मा को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं, देख तेरा जिससे भी लेना देना था वो तूने पूरा कर लिया है, और बता तुझे क्या चाहिए जिससे तू शांत हो जाएगी। तो बताती है, मुझे पहले तो इसके पूरे परिवार का सर्वनाश चाहिए, इस घर में कोई नहीं रहेगा, इस घर में सिर्फ मैं रहूंगी और इस घर में ना कोई भी कोई खुशी होगी ना कोई कुछ होगा। तो बोलता हाँ जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा, लेकिन तू शांत हो जा। और वो बोलती है कि मेरे परिवार वालों के सामने सारी बातें एक्सेप्ट करनी होंगी इनको कि मेरे साथ इन्होंने क्या क्या किया। तो बोला हाँ तू फिक्र मत कर, सब कुछ होगा, बस तुझे वादा देना होगा कि तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। तो वो उन बाबा के शरीर में उस समय समाई हुई थी और वो सारी बात बाबा जब होश में आते हैं तो बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, एक काम करो इसके परिवार वालों को बुलाओ। तुरंत ही भागा दौड़ी करके कैसे उसके परिवार वालों को बुलाया जाता है, उसके मम्मी पापा और भाई को। और उनके सामने ये जो इसकी मम्मी है वो एक्सेप्ट करती हैं कि मैं, मेरी बेटी और मेरे पति थे यहाँ पर जब ऐसा ऐसा हुआ और हमने उसको बचाने के बदले हम यहाँ से भाग गए। उसका भाई बहुत गुस्सा होता है, बहुत बोलता है अच्छा हुआ तुम्हारे साथ ये हो रहा है, अब तुम्हें वो क्या, तुम्हें तो मैं मार दूंगा। और बहुत ड्रामा हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि भाई जिसको पता चले कि मेरी बेटी के, मेरी बहन के मरने का कारण ये लोग थे, तो वो कैसे अपने मन को शांत रख पाएगा। वो बाबा जी बताते हैं कि बेटा देख तुझे करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, जो उसे करना है ना वो करके ही मानेगी, और उसके बाद भी वो शांत होगी नहीं होगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन गांव वालों की भलाई के लिए तुम उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो, विनती करो कि इनके परिवार के साथ जो तूने करना है तो वो कर ले, लेकिन इन गांव वालों की क्या क्या गलती है उनको मत डरा, उनको मत खींच कुएं में। तो बहुत समझाने के बाद, मिन्नतें करने के बाद उसके माता पिता और भाई राजी हो जाते हैं
और वहां पर एक पूजा रखवाते हैं और उस पूजा में भाई जो कुछ भी होता होगा वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक काम कर, तुझे इनके साथ जो करना है, जो तेरे भाई मुजरिम हैं जिन्होंने तेरे साथ ऐसा किया, उनके साथ तो कुछ भी कर सकती है, तेरी छूट है एकदम, लेकिन तू किसी और को ऐसे परेशान मत कर जैसे तूने उस दिन उस बच्चे को गिरा दिया था कुएं के अंदर। तो वो फिर से किसी के शरीर में आती है, घर के ही किसी आदमी के शरीर में, ननद के शरीर में आती है अब की बार। उसकी ननद भी यही है जब से, और उसकी ननद के शरीर में आके सर को पटकती है खूब कि अब मैं नहीं कर, मतलब एक तरफ वो बोल रही है उसकी ननद और एक तरफ बोल रही है वो कि ये भी थी, इसी ने बोला था कि चलो यहाँ से, अगर ये जिंदी रही तो मेरा भाई शादी नहीं करेगा किसी और से, जब तक ये नहीं मरेगी इसके घर के सब नहीं मरेंगे, मैं नहीं जाऊंगी और इस गांव के किसी को नहीं छोड़ूंगी। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था उस समय, मेरा भाई कैसे रो रहा था यहाँ पर, उसने सबको बोला था कि मुझे पक्का शक है इन लोगों पर, लेकिन किसी ने मेरे भाई का साथ नहीं दिया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अलग एक तरह का माहौल बना हुआ है गांव में, सब लोग हाथ जोड़ रखा है सबने कि भाई हमारी क्या गलती है, तुम हमें क्षमा करो, ऐसा है वैसा है। और कहीं जाके उसका भाई उसको मनाता है कि देख मान जा, इनके साथ तो कुछ भी कर, तेरी मर्जी है, लेकिन इन गांव वालों को बख्श दे। तो वो बाबा क्या करते हैं कि कुछ चीजें देते हैं और उसके भाई को बोलते हैं काम कर, तू ये इस कुएं में डाल दे, ये तेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और वो उस कुएं में डाल देता है। उसके बाद उस कुएं को पूरे एक धागे से उसको बांधा जाता है और सेम डे पूरे के पूरे कुएं पर, उस टाइम तो वेल्डिंग मशीन वाले मिलने बहुत मुश्किल होते होंगे, पूरे कुएं पर एक लोहे का जाल बनवा दिया जाता है जिससे कि कोई किसी को वो अपने अंदर ना खींच ले, ताकि कुएं के अंदर गिरने से कम किसी की मौत ना हो, जिससे कि उनकी बेटी की, उसकी बहन की बदनामी हो कि वो गांव वालों को भी खींच रही है। और बताते हैं कि ये सब होने के बाद भी ये लोग सब लोग चले जाते हैं यहाँ से, मतलब उसका देवर, उसकी माँ और उसकी बहन सब चले जाते हैं। और कुछ समय बाद ही उसकी माँ बीमारी से मर जाती है, उसका पति, इसकी बहन का पति जो है मनोज की, वो उसको छोड़ देता है और इसका भाई अपनी बहन को लेकर कहीं जाके अलग रहने लगता है। तो मतलब समझ लो कि इसने अपना पूरा का पूरा परिवार उसका बर्बाद कर दिया। और आज भी उस गांव में उस कुएं के पास रोज बाल्टी गिरने की आवाज आती है रात को, और रोज रात को वो चीखती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हालांकि वो अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन अभी भी लोग बोलते हैं कि उस कुएं के अंदर ही रहती है और उस कुएं के आसपास कोई नहीं भटकता है। इनफैक्ट उस कुएं के पास हर साल कुछ स्पेशल टाइम पे लोग वहां पर पूजा वूजा भी करते हैं ताकि वो शांत रहे। तो ये थी आज की कहानी जो कि मुझे सुनाई थी प्रवीण यादव जी ने, और मैंने सुनाई आपको। तो आप सुन रहे थे सूरज यादव को। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी एक और सच्ची और खतरनाक कहानी के साथ। ओम नमः शिवाय, जय श्री बालाजी, हर हर महादेव।